वेलकम गाइस टू माय चैनल नॉइस प्लेनर। कहानी शुरू होती है एक ऐसे एरा से जब पूरी दुनिया वॉर की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। न्यूक्लियर अटैक ने हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था और हमारी जो अर्थ होती है वो एक बंजर वेस्टलैंड बन चुकी थी। हर तरफ धूल और स्मोक ही नजर आता जा रहा था। सड़कों पर सन्नाटा था और कुछ लोग जो थे उनके चेहरों पर उदासी नजर आती थी। लेकिन इस घने और गहरे अंधकार में भी कुछ लोगों के चेहरे थे जिन पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देती थी। ये मुस्कान तभी तक थी जब तक कि वो लोग नहीं आ गए थे। सडनली हमें दिखाते हैं कि कुछ मिस्टीरियस बीइंग्स अर्थ पे अपीयर होना चालू हो जाते हैं और लोग उन्हें गॉड्स कहने लगते हैं। ये गॉड्स आते ही इंसानों से कहते हैं कि तुम मेरे यहाँ पर अधीन हो, तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए और हम लोग जो हैं वो तुम्हारे मास्टर होने वाले हैं। और अगर तुम हमें स्वीकार कर लेते हो तो हम तुम्हारे जो वर्ल्ड की डेस्टिनी है उसे पूरी तरीके से बदल देंगे। धीरे धीरे पूरे जो ह्यूमन कल्चर होता है वो पूरे गॉड्स के अधीन हो जाता है। लेकिन इनका जो असल मकसद था वो जल्दी सामने आ जाता है। उन्होंने इंसानों से कहा अगर तुम सेलिब्रेशन को चाहते हो तो अपने नेबर्स की जो सोल है उसे सेक्रीफाइस करना होगा, तभी तुम्हें हमारे जो सीक्रेट लैंड है उस पर पहुंचने का मौका मिलेगा। इस तरह गॉड्स के नाम पर जो नई सिविलाइजेशंस होती हैं वो बनना चालू हो जाती हैं। लेकिन ये ह्यूमैनिटी की असली डिस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है। ऐसे ही 15 साल बीत चुके थे। हमारा मेन कैरेक्टर अपने परिवार की एक पुरानी फोटो को पकड़े हुए बैठा था और उन्हें याद कर रहा था। उस फोटो के अंदर उसके माता पिता और भाई थे जिन्हें गॉड्स ने या फिर उनके कारण मार दिया गया था। उनकी आंखों को में देखते हुए उसकी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। वो काफी ज्यादा भावना में बह जाता है और उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए था जो कि रिवेंज था गॉड्स से। तभी उसके पास एक हट्टा कट्टा आदमी आ जाता है और कहता है हम पहुंच चुके हैं, तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए। वो मिस्टीरियस आदमी था, उसका नाम हमें नहीं बताया जाता, लेकिन हम उसे आगे माचो मैन करके बुलाने वाले हैं। आगे हम देखते हैं माचो मैन एमसी को एक जायंट सुनहरे स्ट्रक्चर की ओर ले जा रहा था। इस जगह को देखकर मिस के जो गॉड्स होते हैं उनके टेंपल की तरह लग रही थी, जैसे कि ग्रेट वॉल, जैसे कि पिरामिड टाइप्स के होते हैं। और यह गॉड ऑफ गोल्ड बैरक का सीक्रेट ग्राउंड होता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं एक गार्ड ने उनका स्वागत किया और माचो मैन से पूछा क्या तुम अंदर जाने के लिए क्वालिफाइड हो। माचो मैन ने अपनी बेल्ट को दिखाते हुए कहा ऑफ कोर्स आई एम। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। माचो मैन ने एमसी को इस जगह पर बलिदान के लिए बुलाया था। इस सीक्रेट ग्राउंड में प्रवेश करने के लिए किसी की सोल को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। गार्ड को देखते हैं वो एमसी को पकड़ लेता है और अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ माचो मैन को किसी और जगह ले जाया जाता है। एमसी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मुझे यहाँ पर बैरक से मिलने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। उसका मकसद साफ था कि वो हर गॉड को खत्म कर देना चाहता है। आगे हम जो टेम्पल होता है उसके अंदर देखते हैं माचो मैन को एक बार में ले जाया जाता है। वहाँ एक व्यक्ति उसका वेलकम करता है और कहता है यहाँ सब कुछ सोने का है। माचो मैन पूछता है कि जो बैरक की पावर है आखिरकार वो क्या है, तो वह व्यक्ति उससे जवाब देता है जो बैरक है उसके पास ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है। वह किसी भी चीज को सोने के अंदर बदल सकता है, चाहे वह पानी हो, पत्थर हो या फिर कुछ और हो। वो हर चीज को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। इसके बाद वह कहता है अगर तुम्हारा सेक्रीफाइस बैरक को पसंद आ गया तो तुम्हें इसका इनाम मिलने वाला है, लेकिन अगर नहीं तो तुम भी कुछ न कुछ तो तुम्हें जरूर से मिलने वाला है। वह आगे बताता है कि जो बैरक है उसे कला और अद्भुत चीजों को कलेक्ट करने का काफी ज्यादा अच्छा शौक है। उसकी एक हैबिट सी बन चुकी है। आगे हमें जो बैरक है उसके अपीयरेंस बताया जाता है। वह एक काफी ज्यादा ओल्ड मैन की गोल्डन मूर्ति को छू रहा होता है जो कि डांस कर रही होती है और एक बच्चे की मूर्ति को जो कि गा रही होती है, जो कि उसकी आर्ट कलेक्शन में से कुछ चीजों की झलक थी। लेकिन ये सभी मूर्तियां जो होती हैं वो एक्चुअली में सेक्रीफाइस की वजह से बनी थी। एमसी के अंदर बदले की जो आग थी वो और तेजी होती जा रही थी। वह सोचता है कि आई विल डिस्ट्रॉय एवरी गॉड एंड फ्री ह्यूमैनिटी। जिसके बाद जो बैरक होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने खड़ा होकर अपने गोल्डन स्टैचू की तारीफ कर रहा होता है। वह एक स्टैचू को देखते हुए कहता है कि कैसा है, क्या तुम्हें ये पसंद आया, यह मेरी कलेक्शन का हिस्सा है। लेकिन अचानक बैरक का जो मूड था वो सडनली बदल जाता है, बस दोनों स्टैचू को फेंक देता है। दोनों स्टैचू चकनाचूर हो जाते हैं। यह देखकर एमसी कोई भी रिएक्शन नहीं देता और शांत रहता है। लेकिन मन ही मन उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और वो सभी चीजों को ऑब्जर्व भी कर रहा था। और अब तक हमें एमसी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है और हम उसे मेन कैरेक्टर कहकर कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमें उसका नाम बताया जाता है जो कि शाओ यान होता है। लेखक ने इस यहाँ पर स्टोरी को बैटल ऑफ मतलब कि बैटल थ्रू द हेवेंस के जैसा बनाने की कोशिश की है, जिसे जो मेन कैरेक्टर है उसे उसके जैसे ही पावरफुल दिखाने का यहाँ पर वो वादा भी करते हैं कि ये स्टोरी बिल्कुल सेम वैसे ही तो नहीं होने वाली है, लेकिन जितना की अच्छी वो है उतनी ही अच्छी ये भी हो जाने वाली है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस पूरी वीडियो को देखकर कमेंट में जरूर से बताइएगा।
जाएगा। आगे हम बैरक को देखते हैं और शाओयान एमसी से कहता है कि ये शांत रिएक्शन को देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया ना, तुम्हारे एक्सप्रेशन सब कुछ बता रहे हैं। गुस्से में बैरक एक और स्टैचू को फेंक देता है जो तुरंत टूटकर मिट्टी की तरफ बिखर जाती है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं था कि उसके कलेक्शन को कोई भी पसंद नहीं करता। वह कहता है कि मुझे भी ये दोनों स्टैचू जो थी वो ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन तुम यहाँ पर आए हो और मैं तुम्हें अपनी कलेक्शन में आगे जोड़ने वाला हूँ। बैरक हमारे एमसी को एक जगह पर देखकर इशारा करता है। वह कहता है देखो वहाँ पर एक खाली स्पॉट है, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट प्लेस होने वाली है। मैं तुम्हें एक शानदार गोल्डन स्टैचू में बदल दूंगा। शाओयान जो कि हमारा एमसी है को कुर्सी पर एक बैठाया जाता है और उसे बांध दिया जाता है। बैरक अपनी उंगली से उसके सीने को छूने लगता है और शाओयान का शरीर धीरे धीरे गोल्ड में बदलने लगता है, जो कि बैरक को पावर होती है जो हर चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है गोल्ड के अंदर। बैरक खुश होकर कहने लगता है तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान तो मेरी कलेक्शन का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन तब एक ट्विस्ट आ जाता है, लेकिन जो शाओयान था ये सब उसी की योजना का एक हिस्सा था। जैसे ही बैरक शाओयान के शरीर को गोल्ड में बदलने की जो प्रोसेस था उसे शुरू कर देता है, एमसी पहली बार बोलता है तो तुम लोगों की पावर इंसानों की सोल को ऑब्जर्व करने से मिलती है। क्या मैंने यहाँ पर सही कहा? जो बैरक था थोड़ा चौंक जाता है और कहने लगता है एग्जैक्टली, और तुम्हारी सोल को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। शाओयान हंसते हुए जवाब देने लगता है तुम्हें ये सब करने का मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरे पास कोई भी सोल मौजूद नहीं है और ऐसा तुम नहीं कर सकते। यह सुनने के बाद बैरक की तो होश उड़ जाते हैं। वह शाओयान के माथे पर अपनी उंगली से एक छोटा छेद करता है, लेकिन वहाँ से खून की जगह ब्लैक माना निकलने लगता है। शाओयान बैरक को हंसते हुए बताता है कि मैंने अपनी सोल पहले ही बेच दी है, इसलिए तुम मुझे अब कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मेरी सोल को यहाँ पर छीन ही नहीं सकते। और यह सुनकर जो कहानी थी वो एक नए मोड़ पर चली जाती है। हमें बताते हैं शाओयान ने डीमंस के पास जाकर अपनी सोल को यहाँ पर बेच दिया था ताकि वह गॉड से बदला ले सके। जो बैरक था अब शाओयान को समझने की कोशिश करता है, लेकिन यह उसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। हम बैरक को देखते हैं जो एमसी को देखकर सोचने लगता है और कहता है कि ये चीज क्या है। अगर मैं सच कहूँ तो मैंने कभी भी इस जैसी चीज को पहले नहीं देखा। ये कहते हुए बैरक को हम देखते हैं वो काफी ज्यादा परेशान और एंजियस लग रहा होता है। वह सोचते हुए कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास कोई भी जो सॉलिड सॉल्यूशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं ये सोचते हुए वह अपने फिश को कस लेता है और अपनी जो पंच होता है उसके अंदर एनर्जी को गैदर करने लगता है। वो कहता है बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, अगर तुम्हारे पास कोई सोल नहीं है तो तुम किसी गार्बेज से कम नहीं हो, तुम मेरे किसी काम के नहीं। ये बोलते हुए जो बैरक होता है वो जोर से हमारे एमसी के ऊपर एक पंच मारता है और उस पंच का पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हम देखते हैं उस इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज लाइट होने लगती है। बैरक का पंच सीधा एमसी के हेड पर लगता है और फिर जो सेवन वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। वो एमसी कहता है एक चीज जो भूल गया था वो मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बताई, यहाँ ऐसा कोई भी बीइंग नहीं जो गॉड को हरा सके या पर उसे मार सके। इसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक ब्राइट लाइट बीम निकलती है जो एमसी की जो बॉडी होती है आधी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरी तरफ गुस्से में हम देखते हैं जो बैरक होता है वो एमसी की तरफ घूरे जा रहा था और कहता है कि तुमने बहुत ही घटिया ट्रिक है उसके तुमने यहाँ पर यूज किया। मुझे लगता था कि तुम किसी दूसरे गॉड से कॉन्टेक्ट हो और उसी ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है इस ट्रिक को यूज करने के लिए। आगे बैरक हाई पिच से कहता है जल्दी पता लगाओ कि सेवन किस गॉड के अंदर काम करता है, जरूर कोई गॉड उसे बैकअप दे रहा है। इससे बीच जो एमसी था वो धीरे धीरे खड़ा होने लगता है, उसका अपीयरेंस चेंज होने लगता है, उसके हाथ और गर्दन पर काले मार्क्स नजर आने लगते हैं। हील होने के बाद एमसी पूछता है क्या कोई भी चीज गॉड को नहीं मार सकती। एमसी की आवाज सुनने के बाद जो बैरक होता है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। एमसी उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है क्या मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ कि किसी गॉड को मैं मार सकता हूँ कि नहीं। तभी एमसी के पीछे एक ह्यूज टेबल प्रकट हो जाता है जिसका अपीयरेंस हमें नजर आ रहा था। ये सीन इतना ज्यादा इंटेंस होता है कि गूज़बम्प्स आने लगते हैं। आगे हम देखते हैं एमसी बैरक के एक हाथ को उखाड़ देता है, जिस वजह से जो बैरक होता है वो काफी ज्यादा दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। बैरक अपने सोल्जरों को ऑर्डर देता है मार दो इस लड़के को। सोल्जर ऑर्डर को पाने के बाद एमसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन एमसी अपने बॉडी से लाइटनिंग लेजर्स निकालता है जिससे सारे सोल्जर्स थे उनके कई टुकड़े हो जाते हैं। अटैक के बाद एमसी भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, उसके मुंह से ब्लैक ब्लड निकलने लगता है और एमसी सोचता है ये दर्द काफी ज्यादा अनबेयरेबल है। मीनवाइल जो बैरक होता है अपने पीछे की सारी गोल्डन स्टेचू से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और कहता है कि तुम जैसे ह्यूमन की हिम्मत कैसे हुई एक गॉड को अटैक करने की। दूसरी तरफ एमसी सोच रहा था मिड लेवल डीमन से गॉड को हराना ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अब मुझे हेल के जो लॉर्ड है उसकी पावर को एक्टिवेट करनी होगी। एमसी धीरे धीरे हेल लॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करता है, उसका जो डेंजरस और कूल लुक होता है वो हमें दिखाया जाता है। ये सीन काफी ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें माचो मैन दिखाया जाता है जो अपने सामने आए हुए गार्ड्स को हराकर हंस रहा होता है। वो कहता है कि उम्मीद है कि जो एमसी है अपना काम अच्छे से कर रहा होगा। फिर
फिर सीन चेंज हो जाता है और हमें एमसी के जो पेरेंट्स है और भाई हैं वो दिखाए जाते हैं। एमसी सपना देख रहा होता है जहाँ वो अपने पेरेंट्स के खून से सने हुए कपड़ों पर रो रहा होता है। उसी वक्त माचो मैन एंट्री करता है और कहता है कि तुमने किसी करीबी को खो दिया है, क्या मैंने सही कहा? ह्यूमैनिटी की खराब हालत पर बात करते हुए माचो मैन एमसी से पूछता है कि अब ये दुनिया चेंज कर सकते हैं? तो एमसी गुस्से में जवाब देता है, चेंज? ये दुनिया मैसी हो चुकी है और इसे कोलैप्स होने से कोई भी नहीं बचा सकता। माचो मैन जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था, अगर ऐसा है तो क्यों ना हम इस दुनिया को टुकड़ों से तोड़कर फिर से रीबिल्ड करें। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम बोल्टर है और मैं ईस्ट की जो नॉन बिलीवर टीम है उसको लीड करता हूँ, जिसको गॉड के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं। माचो मैन ने अपना जो असली नाम है बोल्टर बताया है, लेकिन अभी भी हम उसे माचो मैन करके ही बुलाएंगे। माचो मैन एमसी से कहता है कि हाल ही में उन्हें एक ऐसा वेपन मिला है जो गॉड को भी मार सकता है। यह वेपन देखने में चारकोल टाइप का लग रहा है जिसके ऊपर हल्की सी आग जल रही है। माचो मैन इसे एमसी की ओर करते हुए कहने लगता है, यह गॉड किलिंग वेपन है तुम और इसने तुम्हें चुना है गॉड्स को खत्म करने के लिए। एमसी यह सुनकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस वेपन को माचो मैन से ले लेता है। तभी लेकिन सीन बदल जाता है और हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। बैरक अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए खुद की बॉडी को रिजेनरेट कर लेता है और एमसी से कहता है कि तुम डेविल की पावर का इस्तेमाल करके मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन चाहे जो भी हो जाए तुम भगवान के सामने तुम तुच्छ इंसान हो। तुम हमारी जो गॉड्स की पावर है उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यह कहते हुए बैरक अपनी पूरी बॉडी को गोल्ड में कवर कर लेता है और एक जायंट स्टैचू में बदल जाता है। साबुन ये देखकर हंसने लगता है और कहता है, ओ मैं इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था। बैरक अपने हाथ से पावर को चार्ज कर रहा था और एमसी के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हें दर्द देकर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। एमसी अचानक से जो गॉड की बॉडी होती है उसे काटते हुए आगे बढ़ जाता है और गॉड यह देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसे दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एमसी अपने मन में सोचने लगता है कि मैं अपनी लिमिट पर आ चुका हूँ। गॉड खुद को रीजनरेट करते हुए कहता है कि तुम्हारे ये छोटे मोटे ट्रिक्स हैं वो मुझ पर काम नहीं करने वाले। अब मैं देखता हूँ कि आखिरकार तुम अपनी जिंदगी को मुझसे कैसे बचा पाते हो, कि यहाँ पर तुम अपनी जिंदगी को नहीं बचा पाते। गॉड पावरफुल अटैक करता है जिसमें जो सारी ग्राउंड होती है वो चकनाचूर हो जाती है। आसपास के सोल्जर्स डर कर कहने लगते हैं, सर बैरक प्लीज आप इतना ओवरवर्क मत कीजिए। फिर सीन बदल जाता है और अभी माचो मैन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक गार्ड ने मास्क पर पैर रखकर उसे तोड़ देता है। एक व्यक्ति काफी ज्यादा घबराते हुए माचो मैन से कहता है, तुमने क्या कर दिया? गॉड काफी ज्यादा गुस्सा होंगे। माचो मैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है बैरक ने तुम्हें हमेशा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। इसके बाद एक लड़की जिसका नाम कैटी होता है बाइक पर एंट्री करती है। माचो मैन उसे देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है, कैटी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम यहाँ पर क्यों आई हो? कैटी जवाब देती है, कैप्टन पिछले 5 सालों में हमने आपसे कोई भी संपर्क नहीं किया था और आप गॉड्स के साथ फुल स्केल बार को छेड़ने वाले हो और मैं आपको ऐसे में अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? माचो मैन कहता है, हमारे पास गॉड से लड़ने की पावर है, तुम क्या सोचती हो कि मैं यहाँ पर बिना किसी तैयारी के आया हूँ? कैटी समझ जाती है और माचो मैन के पास वही चारकोल टाइप का गॉड किलिंग वेपन होता है और शायद माचो मैन ने उसके लिए एक होस्ट को भी ढेर लिया है जिसका यूज कर वो गॉड को भी मार सकता है। तो तभी माचो मैन हंसते हुए कैटी से कहने लगता है, हाँ और ये हम लोगों के एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा ऊपर था। 5 साल पहले जब पहली बार मैंने स्वान को मिला था उस टाइम पे मैंने उसके द्वारा पूरी तरीके से कन्वेंस हो चुका था। उस टाइम पे शायन की जो आंखें थी वो बस अपने रिवेंज को देख रही थी, वो अपने रिवेंज को चाह रही थी। उसके लिए गॉड किलिंग वेपन को शायन को देना एक परफेक्ट होस्ट लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत कुछ बताया जाता है, तो मैं उसे शॉर्ट में समझा देता हूँ। बेसिकली जो आर्टिफिकेट है मतलब की आर्टिफिक्ट है जो कोई चारकोल जैसी चीज दिखाई देती है उसके ऊपर हमेशा आग जलती रहती है। उस चीज को अगर कोई एक्टिवेट करना चाहता है तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि उस चीज को जो होस्ट है उसे अपने दिल के अंदर उतारना होगा जिससे वो उस पावर को यूज कर सकता है। तो उस टाइम पर श्यान ने भी इस चीज को किया था बिना किसी हेजिटेशन के। वो जो आर्टिफैक्ट होता है उसे अपनी छाती के अंदर घुसा लेता है जिससे कारण स्वान की जो बॉडी होती है पूरे 5 सालों तक एक ही तरह से पड़ी रहती है, मतलब कि वो कोमा टाइप में चला जाता है। उसकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिलती, लेकिन वो अभी तक मरा नहीं हुआ था। लेकिन कुछ महीनों बाद स्वान की मतलब कि कुछ महीनों पहले जो स्वान की बॉडी थी वो अचानक से मूव करने लगती है और उसे होश आने लगता है। तो बेसिकली यहाँ पर सीन क्या होता है वो हमें बताते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब कोई इस आर्टिफैक्ट को यूज करता है उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता है तो उसकी जो सोल होती है वो पूरी तरीके से अंडरवर्ल्ड में चली जाती है, जहाँ पर अंडरवर्ल्ड के अंदर जो डीमन होते हैं मतलब कि जो डेविल्स होते हैं उनके साथ कॉन्टेक्ट बनाना होता है। तो स्वान को जो कॉन्टेक्ट बनाने में टाइम लगा था वो 5 साल से भी ज्यादा होते हैं। इसी कारण से वो इतने ज्यादा लंबे समय तक बेहोश था और 5 साल बाद स्वान ने डीमंस के साथ कॉन्टेक्ट को पूरा कर लिया था और अपनी बॉडी में वापस आ चुका था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था, स्वान का जो सोल होता है वो अभी अपनी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब यही होता है स्वान ने जब कॉन्टेक्ट बनाया था
स्टीवेंस के साथ, तो उसे अपनी सोल को भी यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देना होगा। इस वक्त माचो मैन के मुंह से ये सब सुनने के बाद जो कैटी होती है वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है, क्या एक डेड पर्सन दोबारा से जिंदा हो गया? क्या तुम यही कहने की कोशिश कर रहे हो? माचो मैन हंसते हुए कैटी से कहने लगता है कि हाँ, क्योंकि वो अभी जो डेविल है, अंडरवर्ल्ड का जो डेविल है, उनके साथ कॉन्टेक्ट बनाने में सक्सेसफुल हो गया है और अभी तो हम लोगों को जो स्वयं है उसे दिखाया जाता है, जो कि दोबारा से हील होने लगता है और हंसते हुए कह रहा होता है, जैसा मैंने एक्सेप्ट किया था। और अब वो किसी भी तरह की कोई भी एजिटेशन नहीं कर रहा था और वो कहता है, मैं तो बस इसी चीज का इंतजार कर रहा था। और ये कहने के बाद स्वान दोबारा से अपने एक क्रिस्मी स्माइल देता है। इस वक्त स्वान की जो बॉडी होती है वो देखने में काफी ज्यादा बेडस लग रही होती है। कैटी माचो मैन से कहने लगती है और पूछती है कि क्या ये वही पावर है? माचो मैन यहाँ पर कहने लगता है, हाँ, ये वही पावर है जो कि इवन एक गॉड को भी मार सकते हैं। इस वक्त माचो मैन कह रहा होता है कि हम लोगों को एक ऐसा नजारा दिखाया जाता है जो शायद आपने किसी और मानव के अंदर इस चीज को देखा होगा। अभी सामने की तरफ हमें हेल के अंदर का एक गॉड नजर आता है जो कि गॉड को भी मार सकता है। इसका नाम अग्नि होता है और जो कि अग्नि नाम है, इसको सुनकर तो आप समझ ही हो चुके होंगे, जो कि आग का देवता होता है और वो भी अंडरवर्ल्ड की आग, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। तो ये कितना ज्यादा पावरफुल होता है इसे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। और यहाँ पे ये जो अग्नि गॉड होता है इसका सामने करते हुए स्वान बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खुश हो जाता है और खुश होते हुए कहने लगता है, अब हम लोग यहाँ पर शिकार करने के लिए तैयार हैं। और ये कहने के साथ ही स्वान अपने ऊपर से अग्नि का जो क्राउन होता है उसे पहन लेता है। अग्नि का क्राउन पहनते ही स्वान के अंदर अग्नि की जो ओवरलोडिंग पावर एक्टिवेट होने लगती है और स्वान जो बॉडी को देखता है कि वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है। धीरे धीरे स्वान पूरी तरीके से एक डेविल में कन्वर्ट होते जा रहा था, जिसके सिर पर अग्नि का जो क्राउन होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो स्वान होता है वो पूरी तरीके से जो डेविल फॉर्म है उसे एक्टिवेट कर लेता है और बैरक के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो बैरक के ऊपर जंप कर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन उसी वक्त बैरक का जो साइज था वो स्वान के साइज से काफी ज्यादा बड़ा होता है और उन दोनों के साइज में काफी ज्यादा अंतर दिखाया जाता है। और देखते ही देखते बैरक स्वान को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है और उसे क्रश करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी अंदर से जो स्वान होता है वो अपनी पावर के बलबूते उसकी जो बैरक की मुट्ठी होती है उसे भी पूरी तरीके से क्रश कर देता है। लेकिन वेट, यहाँ पर जो बैरक की सिर्फ पंच होता है वो ही क्रश नहीं होता, बल्कि पूरी उसकी जो हाथ होता है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। लेकिन रुकना मत, ये तो बस अभी शुरुआत थी। जो एमसी होता है वो जंप करते हुए बैरक के सिर के ऊपर जाने लगता है और इस वक्त वो जोर जोर से भागते भी जा रहा था। और जब यहाँ पर स्वान बैरक के सिर के ऊपर पहुंच जाता है तो वो जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मुझे मेरी पावर का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें पूरी तरीके से जला दूंगा। और एक कहने के साथ ही वो हम देखते हैं कि एक ऐसी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिसके कारण बैरक के सिर के ऊपर से एक बहुत बड़ी हाथ दिखाई देने लगती है। और जो हाथ होता है वो बैरक को बिल्कुल एक चींटी की तरह पूरी तरीके से क्रश करने लगता है। और ऑब्वियस था कि अग्नि की जो पावर थी वो बैरक को पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने लगती है। अग्नि के कारण जो बैरक था वो भी पागलों की तरह चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे दर्द होते जा रहा था और कहने लगता है, नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर छोड़ दो, ये पावर बहुत ही ज्यादा हो रही है। और जैसे ही बैरक की जो गोल्ड बॉडी होती है वो पूरी तरीके से पिघल जाती है, वैसे ही हमें बैरक के अंदर की जो बॉडी है उसके अंदर दिखाया जाता है, जो कि एक चौपट में आकर जलने लगती है। और जलने के कारण जो बैरक था वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर प्लीज छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मेरी लाइफ को यहाँ पर एक और बार बख्श दो। लेकिन इस वक्त कौन किसकी बात सुनने वाला है? तो बैरक यहाँ पर काफी ज्यादा गंदे तरीके से जलने लगता है। और ये सब कुछ देखने के बाद जो कैटी होती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है, क्या हम लोगों ने जो गॉड है उसे फाइनली मार दिया है? माचो मैन हंसते हुए कहने लगता है, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो कि होने क्या वाला है। और ये वो दोनों ही जो होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं। तभी सामने यहाँ पर धुंध के अंदर से जो एमसी होता है वो बाहर आने लगता है और कहने लगता है, जब मैं यहाँ पर बैरक को मार दिया उसकी बॉडी के अंदर से मुझे एक चीज मिली है। कैटी और माचो मैन थे उस दो चीज को देखने लगते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो दोनों नजर एमसी के ऊपर पड़ने लगती है जो काफी ज्यादा एक्सॉशन के कारण वहीं पर गिर जाता है। और वो एमसी से पूछने लगती है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? तो एमसी ने उससे कहा कि वो बस कुछ देर यहाँ पर सोना चाहता है, जिसके बाद वो ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पर सीन बदल जाता है और हम एक बड़े टावर के पास 3 फेस वाली एक मूर्ति को देखते हैं। यह जगह सेंट्रल ग्रांड सेंट के नाम से जानी जाती है। यहाँ कई लोग किसी प्लेस की ओर जा रहे थे। इन लोगों ने एक अजीब सा क्रिएचर बीच में था जो हाथ में एक ब्लैक स्क्रोल को पकड़े हुए था। उसने उस टावर की ओर झुकते हुए कहा कि मैं यहाँ के एक सुनार के रूप में आया हूँ। और यहाँ में 3 दो गॉड्स होते हैं, वो एक प्लेस पर खड़े हुए दिखाए जाते हैं। उनमें से एक गॉड यहाँ पर कहता है फाइनली जो गोल्डन गॉड था वो मारा जा चुका है और उसका फेस भी दिखाया जाता है। अनदर गॉड जो थोड़ा मोटा था और स्मोकिंग कर रहा था वो कह रहा है, चिंता करने की कोई भी बात नहीं, हमें अपना प्लान को फॉलो करना चाहिए। तभी थर्ड गॉड यहाँ पर कहने लगता है कि जो ट्रू गॉड का डिसेंडेंट है उसके लिए जो फाइनल एलिमेंट की जरूरत है उसे लेने की हमें जरूरत पड़ जाती है। इसके बाद सीन फिर से बदल जाता है और हमें एक बैरन जगह पर पहुंचते हुए दिखाया जाता है जहाँ एक ट्रक खड़ा था। ट्रक के अंदर यहाँ पर एमसी बेहोश पड़ा हुआ होता है। उसके पास कैटी थी जो गोल्डन गॉड के मरने के बाद उसके जो आर्टिफैक्ट निकला था उसे देख रही थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी और माचो मैन से पूछने लगती है कि यह जो आर्टिफैक्ट है क्या है, ये आखिरकार तुम्हें यहाँ पर पता है? माचो मैन ने जवाब दिया, यह आर्टिफैक्ट एक तरह से दूसरे डायमेंशनल से या फिर दूसरे यूनिवर्स से पावर लेता है, जैसे रेलिक ऑफ वॉइड है उसी की तरह। कैटी ने फिर सवाल किया, लेकिन आपने इसे बिना किसी प्रूफ के एक्सेप्ट कैसे कर लिया? माचो मैन चुप रहता है और फिर अपनी गाड़ी को लेकर आगे जाने लगता है। कुछ देर बाद उसने कहा, अब टाइम आ चुका है कि बताने का कि अब तक मैं क्यों ब्लाइंड फेथ में जी रहा हूँ। और माचो मैन ने अपना पुराना किस्सा सुनाया। 5 साल पहले एक बड़े ऑपरेशन के दौरान रिसर्च के रूप में मैं काम कर रहा था। उस जगह पर एक मिस्टीरियस बंकर था जिसमें से किसी को भी एंटर करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन एक दिन मैंने बंकर का जो दरवाजा था उसे खोल दिया और दरवाजे के अंदर देखा तो वहाँ मुझे काफी ज्यादा शौक चीज दिखाई दी। एक प्रिंटर था और एक दीवार के ऊपर काफी ज्यादा एंशिएंट पिक्चर लगे हुए थे। जब मैंने यहाँ पर देखा बिखरे हुए डॉक्यूमेंट को अपनी फोटो के अंदर कैद किया तभी प्रिंटर
पत्थर में से एक पेपर बाहर निकला जिसमें कुछ कोड्स लिखे हुए थे। वह पेपर माचो मैन ने अपनी पॉकेट में रख लिया था और फिर जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की क्योंकि उसे कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। वो डॉक्यूमेंट्स को फोन के अंदर कैप्चर करने के बाद बाहर आ जाता है। कैटी ने माचो मैन से यहाँ पर कहा कि मुझे तुम्हारा फोन दो और वो इन डॉक्यूमेंट्स को देखने लगते हैं। उसने देखा और वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जो कुछ भी यहाँ पर लिखा था वह सच में बदलता जा रहा था। माचो मैन ने कहा यह एक प्रोफेसी है, मतलब की भविष्यवाणी है जो सच हो रही है। हर वर्ड बिल्कुल सटीक है। इसके अंदर जो एक भी शब्द लिखा है वो हकीकत में यहाँ पर होता जा रहा है। तभी कैटी ने फिर से पूछा तो क्या वह जो नंबर था तो उन सभी का मतलब क्या है। तो अभी यहाँ पर माचो मैन कैटी से कहने लगता है कि वो जो नंबर थे कोड बेसिकली एक डायरेक्शन होते हैं जो भी टाइम के साथ जहाँ पर उसकी लोकेशन इंडिकेट किया गया है। जहाँ पे मुझे जो रेलिको बॉयड है और उसके साथ एमसी भी वहीं पर मिला था। इन चीजों से ये बात क्लियर हो जाती है कि वो जगह जहाँ पे मैं पहले काम किया करता था उस जगह के साथ गॉड्स का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर मौजूद है। और बस गॉड्स भी जो भविष्यवाणी है उसे अच्छी तरीके से फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि उस टाइम में मैंने इस जगह को उस नंबर वाले कोड से चुरा लिया था तो उसके कारण से बस मुझे यहाँ पर एकमात्र पता चला है कि इस टाइम पे रेलिको बॉयड और उसके साथ जो एमसी है वो अपियर होने वाला है। था कि इसी तरह जो ट्रक होता है वो किसी चीज से बुरी तरीके से टकरा जाता है और टक्कर खाने की वजह से माचो मैन कैटी दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। देखते देखते ट्रक जो होता है चारों तरफ से लोगों की तरीके से घिरने लगता है। इसी समय हम एक अजीब से दिखने वाले पर्सन को भी देखते हैं जो कार के पीछे आकर लड़की से जो एमसी की बॉडी थी उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है कि हमें जो रेलिको बॉयड है उसे मिल चुका है। और यह कहने के साथ ही हम देखते हैं एक मोटा सा पर्सन था जो एमसी को बालों को पकड़कर बाहर खींच लेता है और सामने वाले जो क्रिएचर था उसे कहने लगता है सर ल्यू हमने उसे ढूंढ लिया है। इसके बाद जो बंदा ल्यू था वो कहने लगता है जैसे हमें बताया गया था हमें रेलिको बॉयड को लेकर आना है और मुझे लगता है कि वो इसके दिल में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। इसी बात समय जो माचो मैन था वो बहुत जोर से लोहे के मुंह पर एक तगड़ा पंच मार देता है और कैटी से कहता है कैटी तुम्हें जाकर जल्दी से जो एमसी है उसे प्रोटेक्ट करना होगा। जैसे ही माचो मैन ने ये कहा हम देखते हैं लुई के शरीर अब बाएं कंधा पूरी तरीके से उड़ चुका था। फिर हमें कैटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो खुद बेहोश होकर स्नाइपर निकालती है और उसे जो मोटा आदमी होता है उसे भी मार देती है। माचो मैन कैटी से कहता है सोहन इस हालत में है कि वो खुद को रिकवर नहीं कर सकता, तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर बाहर निकलकर उसके प्रोटेक्ट करना होगा। इसी वक्त हमें दिखाया जाता है लियो माचो मैन को गले को पकड़ लेता है और काफी ज्यादा कसते ही जा रहा था। वह उसे हवा में उठा लेता है फिर एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन इस समय जो कैटी थी उसने स्नाइपर से फिर से हमला कर दिया था। माचो मैन के पास आकर उससे पूछते हैं कैप्टन क्या यहाँ पर तुम ठीक हो। लेकिन इसी समय दो बड़े जायंट हैंड्स आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं और हवा में उठा लेते हैं। लियो हंसने लगता है और कहता है आखिरकार तुम लोगों में हिम्मत कैसे आई कि तुमने यहाँ पर गॉड के ऊपर हमला कर सकते हो। कैटी शॉक हो जाती है और माचो मैन से पूछने लगती है आखिरकार ये लोग कौन है। माचो मैन ने जवाब दिया ये लोग यहाँ पर क्रिस्टल श्राइन के फॉलोअर्स हैं और हमें ये लोग कभी नहीं हरा सकते क्योंकि इनके पास जो लो टियर गॉड जैसी पावर होती है। लियो हंसते हुए कहने लगता है कोई बात नहीं इनको हम हैंडल करेंगे और एमसी को हवा में झटकते हुए कहता है यहाँ मेरा काम खत्म हो जाता है तुम सभी जाओ और इन दोनों को यहाँ पर खत्म कर दो। फिर हम लियो को देखते हैं जो कि एमसी की छाती के हाथ को अपने आर पार कर उसके दिल को बाहर निकाल लेता है और डिस्ट्रॉय करने लगता है। कैटी और माचो मैन इससे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और एमसी की बॉडी से हार्ट निकलते ही काफी ज्यादा परेशान भी होने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो उसका हार्ट था वो अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था बल्कि वो उसके हार्ट को पकड़कर एक गॉड से टेलीपैथी का यूज कर उसे बताने लगता है कि मैंने उस चीज को हासिल कर लिया और कहता है हाँ जो रेलिको बॉयड है वो पूरी तरीके से सिक्योर है, हम जल्दी ही वापस आएंगे। इसके बाद हम एक गॉड को देखते हैं जो कहता है रेलिको बॉयड अब सिक्योर हो चुका है लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ न कुछ तो अजीब सा हो रहा है। तभी एक जो मोटा गॉड था वो कहने लगता है तुम हमेशा बेवकूफ क्यों तरह बातें क्यों करते रहते हो, तुम भगवान हो लेकिन आखिरकार तुम किससे डर जाते हो। तभी जो छोटा गॉड था वो कहने लगता है लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा अनईजी फीलिंग हो रही है लेकिन मुझे पता नहीं क्यों क्योंकि इसके बाद जो फोर्सी है वो यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रही है। और हमें वहीं पुराना जो प्रिंटर होता है वो दिखाया जाता है जो बंकर में था। ये प्रिंटर फ्यूचर में क्या होने वाला है वो प्रिंट करता था लेकिन अब तक उसमें से कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ था। अंत में हमें दिखाया जाता है जो एमसी का हार्ट था अभी भी उस बंदे के हाथ में था और उसमें से जो ब्लैक कलर की चीज होती है वो बाहर आने लगती है। जिसके बाद हम आसपास देखते हैं कि जिस लड़के ने यहाँ पर हार्ट को पकड़ रखा था उसके बहुत ज्यादा ब्लैक कलर की जो ऑरा होती है वो बाहर निकलती जा रही है। देखते ही देखते आसपास को जो माहौल होता है जो स्काई होता है पूरी तरीके से काला होने लगता है और फिर बहुत सारे काले हाथ जो होते हैं लू को यहाँ पर पकड़ लेते हैं और पूरी तरीके से उसे घेरने लगते हैं। इस हालत में देखकर कैटी कहने लगती है ये लड़का बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये ना गॉड और ना डीमन है और ये इन सबसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। और अब ये लोग यहाँ पर उसके हाथ में आ चुके हैं। वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कुछ देखते हैं और हम देखते हैं जो हार्ट होता है वो एक ब्लैक लड़के में बदल चुका था और ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना भयंकर होता है कि इस बॉयड मैन और द गॉड ईटर भी कहा जाता है, मतलब कि एक ऐसा क्रिएचर जो गॉड को भी यहाँ पर खा सकता है। साथ ही कैटी माचो मैन से पूछती है क्या ये हमें भी मार सकता है। तो माचो मैन यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हुए कहने लगता है ये चीजें यहाँ पर जिसका डर हमें था वो अब हो रही है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब एमसी माचो मैन से कह रहा था कि अगर उसके शरीर में कभी कोई डीमन या फिर कोई ऐसा क्रिएचर घुस जाता है जो उसका हार्ट उसे कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो बताता है कि तुम उसके हमले की जो मेरा हार्ट है उसे बिना हिचकिचाए बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना क्योंकि अगर वो क्रिएचर अपने फुल फॉर्म में आ गया तो पूरी दुनिया को एक ही बार में खत्म कर सकता है, ना ही गॉड और ना ही कोई इसे रोक सकता है। और जैसे ही फ्लेक्सिबल खत्म होता है हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर एमसी का ब्लैक वर्जन क्रीपी स्माइल के साथ खड़ा हुआ था और वहाँ पर मौजूद गॉड्स के जो सर्वेंट थे वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और एक दूसरे से कह रहे थे कि हम अभी तक खत्म हो चुके हैं क्या। तभी एक जो फायर क्रिएचर बोलने लगता है कि तुम चुप रहना चाहिए, हम कोई मामूली सर्वेंट नहीं है। ये सब कहने के बाद जो सर्वेंट था वह कहता है कि हम सभी मिलकर एक स्ट्राइक में से खत्म कर सकते हैं क्योंकि ये इतना पावरफुल स्ट्राइक है कि इसे यहाँ पर कोई जो हाई रैंक का गॉड होता है इसे सहन नहीं कर सकता। और इसी बीच हम
देखते हैं जो सर्वेंट थे अपनी जो पावर होते हैं, स्पेयर्स होते हैं, उन सभी को इकट्ठा कर एक बार में एमसी के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं जो सर्वेंट था और बाकी जो सर्वेंट थे उनके बीच बातचीत हो रही थी। फिर वो कहने लगते हैं कि इस अटैक में यहाँ पर लाखों सोल्स की जो सेक्रीफाइस है वो दिए जा रहे हैं। और जैसे ही ये सब हो रहा है हम देखते हैं एमसी ऊपर एक जोरदार धमाका हो जाता है, लेकिन जैसे ही धमाका खत्म होता है हम देखते हैं कि एमसी उस डिस्ट्रक्शन के बीच में बैठा हुआ था। धूल चारों ओर उड़ रही थी, लेकिन एकदम से वो बिल्कुल मेडिटेशन के समान बैठा हुआ था, जैसे कि वो मेडिटेट कर रहा हो। उसको इस हालत में देखकर जो सभी सर्वेंट होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अटैक किया था वो किसी भी हाई रैंकिंग गॉड को भी यहाँ पर खत्म कर सकता है। फिर सर्वेंट बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें महसूस होने लगता है और बस सोचते हैं कि भाई जो सामने बंदा मौजूद है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। माचो मैन कैटी से कहने लगता है कि मुझे काफी ज्यादा अफसोस है, हमें पहले ही जो एमसी के हार्ट है उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। कैटी पूछती है कि यहाँ पर क्या गलत हो गया। माचो मैन बताता है कि 5 साल पहले जब एमसी बेहोश हुआ था तो एमसी ने कहा था कि अगर उसके अंदर कोई ऐसी एंटिटी घुस जाती है जिसका सामना यहाँ पर वो नहीं कर सकता, वो अपने कॉन्शियस में नहीं रहता, तो उसे उसके हार्ट को तुरंत नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो एंटिटी होती है वो एक बार महल को भी यहाँ तबाह कर सकती है, उसका सामना कोई भी नहीं कर सकती। माचो मैन की बातों से कैपिटी जो होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और यही कारण था कि एमसी का जो रूप था इतना खतरनाक होता जा रहा था। और इस पॉइंट पर किसी को भी किसी भी चीज का समझ नहीं आ रहा था। माचो मैन और कैटी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से एमसी आ जाता है, वो भी ओरिजिनल वर्जन में, और वो दोनों से कहने लगता है सो एट द एंड तुम लोग यहाँ पर इसे नहीं रोक पाए। कैटी एमसी को देखकर पूछने लगती है तो तुम अभी भी जिंदा हो। एमसी कहता है बेल मुझे भी नहीं पता कि आखिर क्या चल रहा है, कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं, मुझे बराबर से कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर एमसी से कैटी पूछने लगती है तो बताओ आखिरकार हमारे साथ क्या हुआ है और क्या हम लोग यहाँ पर मर चुके हैं। एमसी कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम जिस जगह पर मौजूद है ये मौत से भी परे है। फिर वो लोग सर्वेंट की ओर देखते हुए कहने लगते हैं खुश रहो, ये अच्छी बात है क्योंकि हम लोग यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब यही होगा जो कि बॉयड ऑफ मास्टर है उसने अभी तक पूरी दुनिया को यहाँ पर खत्म नहीं किया। इसके बावजूद मोटा और पतलू की जो जोड़ी होती है, मतलब कि दोनों सर्वेंट होते हैं, उन्हें दिखाया जाता है। तो मोटू पूछने लगता है पतलू से आखिरकार यहाँ पर रात कैसे हो गई। पतलू चिल्लाकर जवाब देता है कि आखिरकार मुझे कैसे पता होगा, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, और वो कमीना जो एमसी है वो अभी तक जिंदा कैसे है। मोटू गुस्से में आ जाता है और अपनी बॉडी से एनर्जी चार्ज करने लगता है। तभी वो सोचता है कि हमें बर्ड के ऊपर अटैक करना चाहिए। डिवाइन एनर्जी को यहाँ पर यूज कर वो पूरे में फैलाने लगते हैं। तभी जो माचो मैन कहता है कि जल्दी से पीछे हट जाओ, ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन एमसी उन्हें रोकता है और कहता है रुको जरा, इनसे यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। हम देखते हैं जो मोटू था अपनी डिवाइन पावर को लेकर अटैक करने लगता है, लेकिन अचानक से एक बड़ा जो मुंह था उसके सामने आ जाता है। जो एमसी था वो मोटू और पतलू से कहने लगता है तुम लोग क्या सोचते थे, डिवाइन एनर्जी सब कुछ होती है, यहाँ पर अपनी एनर्जी जो डिवाइन एनर्जी होती है तुम ओपनली यूज कर रहे हो, इसका मतलब तो यही है कि तुम अपने डेथ को खुद ही इनवाइट कर रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि नहीं कि तुम कहाँ पर मौजूद हो, ये जगह बॉयड है जो कि हेल के डीमन किंग्स के ग्रेव के स्थान से भी ना जानी जाती है। एमसी के इतना कहते ही जो ब्लैक कलर की उड़ती हुई खोपड़ियां होती हैं, मतलब कि स्केलेटन्स होते हैं, वो नजर आने लगते हैं और जो सर्वेंट्स होते हैं उन्हें खा जाते हैं। कैटी काफी ज्यादा डर जाती है और पूछने लगती है इसका क्या मतलब है और क्या हम भी डेंजर में हैं। एमसी कहता है नहीं हम डेंजर में बिल्कुल भी नहीं है, ये डीमंस वही हैं जिनसे मैंने अपनी जो पावर है वो लेता हूँ। सबन मतलब कि जो एमसी होता है शॉन, वो सभी को इन चीजों के बारे में बताने लगता है। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो गाइस कमेंट में जरूर बताना आप में से कितने लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है, और हाँ ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कर देना। आज का लाइक हम रखते हैं 1 ट्रिलियन, और कमेंट में बताइएगा कि कितने लोगों ने लाइक किया है, और हम कमेंट रखते हैं 1 बिलियन का, जल्दी से पूरा कर देना। ये छोटा मोटा टारगेट है, इसे आप पूरा कर सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग।